students, myself Anita Shokan and today we are discussing about policies to correct disequilibrium in the balance of payment। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमारा डिसइक्विलिब्रियम है, मतलब अनफेवरेबल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसको करेक्ट करने के लिए क्या पॉलिसी हम अपना सकते हैं, आज हम ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है हमारे कि हमारे जो सभी प्रकार के एक्सपोर्ट हैं वो तो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और जो इंपोर्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। तभी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या आता है, हमारे अनफेवरेबल आता है, और उसको हमें क्या करना है, ठीक करना है, करेक्ट करना है। तो इसके लिए एक ही मेथड है हमारा, या तो इसको हम क्या कर दें, बढ़ा दें, या इसको क्या कर दें, कम कर दें। एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, इंपोर्ट को कम कर दें, या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट अपनाएं, हमें आयात प्रतिस्थापन का रास्ता नजर आ रहा है। तो दो तरीके हमें करने हैं कि एक्सपोर्ट माइनस जो हमारा इंपोर्ट है उसका जो डिफरेंस है वो हमारा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। हमारे अनफेवरेबल है कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। अब हमें करना है, तो इसके लिए इस डिफरेंस को हमारा लेस देन 0 है, ये हमारा माइनस में आ रहा है, इसको हमें क्या है, प्लस में लाना है या इक्वल टू 0 लाना है। उसके लिए क्या है, 100 माइनस हमारा 200 था, ये हमारा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 100 आ गया। अब हमें इस माइनस के 100 को प्लस का 100 बनाना है। तो प्लस के 100 बनाने के लिए या हमें यहाँ प्लस का लेना है, या तो इस 200 की जगह हमारा 50 आ जाए। तो ये आयात है, आयात को हम कम करके 50 कर दे, तो 100 में से 50 घटाते हैं, हमारा प्लस का जाएगा 50। या हम क्या कर दें, ये 200 ही रहे, इसको 100 को क्या कर दें, हम 400 कर दें, 400 में से 200 घटाएंगे, फिर भी हमारा क्या आ जाए, 200 आ जाएगा। तो दो ही तरीके हैं हमारे पास, या तो हम एक्सपोर्ट को क्या कर दें, बढ़ा दें, या हम इंपोर्ट को कम कर दें। तो वो कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, कि एक्सपोर्ट्स को हम क्या कर देना चाहिए, प्रमोट कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या है, जो वस्तुएं हम निर्यात करते हैं, जिन गुड्स को हम निर्यात करते हैं, वो उन उद्योगों को हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए गवर्नमेंट को, कि उनको कम ब्याज की दर पर जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। उनको रॉ मटेरियल किसका, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल कम प्राइस पर प्रोवाइड करवाना चाहिए। उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए। उनको जो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है वो चीप रेट पर प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि उन पर जितनी भी पाबंदियां हैं वो सारी पाबंदियां सरकार को क्या कर देनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हर तरह से उनको एक इंसेंटिव मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, निर्यात करें। तो जो भी प्रोड्यूसर एक्सपोर्ट्स गुड्स बनाते हैं उनको सरकार को बहुत सारी फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्यात कर सकें। सेकंड है हमारी इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देखिएगा हम क्या करते हैं, सिले सिलाई कपड़े हैं, पटसन का सामान है, चाय है, कॉफी है, या फिर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, हीरे हैं, कुछ इस प्रकार की वस्तुएं क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो वो वस्तुएं हमारी क्या है, कंजम्पशन गुड्स हैं। उन वस्तुओं का उत्पादन हमारे डोमेस्टिक नीड से ज्यादा करना चाहिए, कि ये वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा बनानी चाहिए ताकि हम इनका ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सकें। यदि वो इतनी ही बनेंगे हमारे देश में, उनकी डिमांड रहेगी, तो फिर तो हम निर्यात कम कर पाएंगे उन चीजों का। तो इन वस्तुओं का उत्पादन क्या होना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए। तो उत्पादन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा उद्योग लगा सकते हैं। उद्योग नहीं भी लगाएं तो जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैं उनकी उत्पादन क्षमता का हम क्या कर सकते हैं, पूरा प्रयोग कर सकते हैं कि उनको सारी फैसिलिटी मिले। तो वो क्या कर सकते, किसी न किसी कारण से 4 या 5 घंटे इंडस्ट्री चलती है, उसके बाद बंद रहती नहीं। उनको हम क्या कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बनाने के लिए हमें मान लो किसी कारण से बंद रहती है, उनको लाइट नहीं मिल पाती, तो फैसिलिटी दें ताकि वो 10, 12, 13 जितने घंटे वो काम कर सकती, जितनी ज़्यादा वस्तुएं बना सकती है उतनी वो मशीनें वस्तुएं बनाए। हम दूसरा उद्योग नहीं लगा सकते, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट इंडस्ट्री है उसकी
जो अक्षमता है कि वो 10 घंटे चल सकती है, उसका तो हम फुली यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री का पूर्ण उपयोग करके हम वस्तुओं का क्या करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक नीड्स है वो भी सेटिस्फाई हो सके, और उस वस्तु को जो एक्स्ट्रा बचती है उसको हम क्या करें, फॉरेन में भी सप्लाई कर सकें। फिर है हमारा मोटिवेट या इंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हमें क्या करना चाहिए, उनको फैसिलिटी देकर अपने देश में इनवाइट करना चाहिए। तो इनविटेशन देना चाहिए हमें फॉरेनर को कि आओ हमारे देश में क्या करो, आप इन्वेस्टमेंट करो। तो उससे क्या होगा, हमें डबल फायदा होगा। ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, उन इंडस्ट्री को, उन आइटम्स को बनाने में लगाना चाहिए जिनको वो क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, एक तो वो एक्सपोर्ट करेंगी, मान लो कोई ऐसी वस्तुएं बनाती हैं जिनको फिर किसी दूसरी कंट्री में वो बाहर भेज देती है, तो हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं उनसे उसका कोई कंपटीशन नहीं है, हमारे डोमेस्टिक मार्केट पे उसका कोई इफेक्ट ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारे देश में वस्तु बेचती नहीं, वो जितनी गुड्स इसने बनाई है वो तो क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। तो एक्सपोर्ट जो गुड्स करती है उस क्षेत्र में हमें उनको इन्वाइट करना चाहिए। तो फिर इससे फलस्वरूप क्या होगा, वो हमारे देश में लगेंगे, तो हमें एज ए रेंट भी मिलेगा, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको वहाँ से वेज मिलेगी, क्योंकि वो सारे मजदूर तो अपने साथ ले आने से रहे, वो हमारे देश में क्या उनको चीपर लेबर मिल रहे हैं, इसलिए वो हमारे देश में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं। तो उसके फलस्वरूप हमारे देश वाले लोगों को क्या मिलेगा, काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उनको वेज भी मिलेगी, वेज मिलेगी तो वो क्या करेंगे, उनका लेवल हाई होगा, वो डिमांड करेंगे और ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगे हमारे देश में। तो उसका जो है मल्टीप्लायर जब हमने पढ़ा था, तो कई गुना ज्यादा इफेक्ट हमारी जो इंडस्ट्री है या हमारी इकोनॉमी है उस पर पड़ेगा। तो कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसको किस फील्ड में हमें बनाना है। हमारे पहले बढ़िया उद्योग हमारे देश में चल रहा है, हम उसमें ये नहीं है कि हम वो वस्तु बना रहे हैं, उसी वस्तु को बनाने के लिए उसको इनवाइट कर लें, वो कम कॉस्ट पे बनाएगी, फिर तो हमारा उद्योग क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नहीं, हमें अपने उद्योगों को भी प्रोटेक्ट करना और अंधाधुंध हमें नहीं इन्वाइट करना। कई बार क्या हो जाता है, विदेशी अब इंडस्ट्री लगाने के बहाने से आए, वो अपनी टांग अड़ा करके हमें गुलामी के रास्ते तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजों का ही एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि व्यापारी बनकर आए थे और इंडिया पर इतने साल तक क्या करके गए, राज करके चले गए। तो यही हमें कि सोच समझ कर कुछ फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन इंडस्ट्री को इनवाइट कर सकते हैं। तो इससे हमें दोहरा फायदा होगा कि इससे हमें फॉरेन करेंसी भी मिलेगी, हमारे लोगों को काम धंधा भी मिलेगा और वो वस्तु दोबारा से क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट भी होगी। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। फिर है चेक ऑन डोमेस्टिक प्राइस, कि डोमेस्टिक प्राइस पर हमें क्या रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लगातार हमारा क्या होता है, डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज होती जाती है, कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज होता है। जब भी डोमेस्टिक प्राइस इंक्रीज होगी, हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो एक्सपोर्ट को कम होने से तो हमें रोकना है और इंपोर्ट को बढ़ने से रोकना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कंट्रोल रखें डोमेस्टिक प्राइस पर, कि डोमेस्टिक प्राइस वो इंक्रीज न होने दें। फिर है हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स, कि इंपोर्ट्स पर क्या रखें, हम रिस्ट्रिक्शन रखें, पाबंदियां रखें। ये नहीं है जिस भी गुड्स का चाह हमने इंपोर्ट कर लिया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ जो हम कहें अति अनिवार्य वस्तुएं हैं जो कंपल्सरी हैं हमारे लिए, हमारे देश में वो प्रोवाइड होती नहीं है, उनका प्रोडक्शन ही नहीं होता, सिर्फ उनकी ही हम कह सकते हैं, उनके ही इंपोर्ट की इजाजत होनी चाहिए, बाकी वस्तुओं के लिए। कई हम क्या करते हैं, विलासिता की वस्तुएं मंगाते हैं, उनके बगैर हमारा काम चल सकता है। तो विलासिता की वस्तुओं के आयात की छूट होनी ही नहीं चाहिए। जो वस्तुएं दूसरे देश से मंगवाते हैं उन पर भारी भरकम क्या कर देना चाहिए, टैक्स थोप देने चाहिए, ताकि वो हमारे देश में आ ही ना पाए। उसके साथ साथ वो वस्तुएं जो आती हैं उनका भाड़ा इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाना चाहिए कि किराया उनका जो लाने का है उसकी वो बढ़ा देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं,
इंपोर्ट को रोक सकती हैं, इंपोर्ट का कोटा निर्धारित कर दे कि इतनी वस्तुएं आएंगी, इससे ज्यादा की वस्तुएं हम दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। तो इंपोर्ट कम होगा तो हमारा अनफेवरेबल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो वस्तु हम इंपोर्ट कर रहे थे वैसी ही वस्तु अपने देश की टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने देश में बना लें और उसका आपस में सब्स्टिट्यूट कर लें। कि फॉर एग्जांपल्स हम क्या करते हैं, प्रारंभ में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जितनी भी वस्तुएं थी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कह लें, वहां पर क्या है, हम तांबे का तार यूज करते थे। तांबे का तार हमें क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। तो हमने सोचा कि इतना हमें दूसरों पर डिपेंड हो गए कि हमें इतनी पेमेंट करनी पड़ती है उनको, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमने अपने ही देश में से एल्यूमिनियम के तार को तांबे के तार की जगह यूज, काम तो सेम है, हमने अपने देश में जो टेक्निक्स या जो रॉ मटेरियल था उसे वैसा ही काम करने वाली वस्तु बना ले। तो कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे देश से वो वस्तु न मंगवाकर अपने ही टेक्निक्स से, अपने ही काम करने के तरीके से, अपने ही रॉ मटेरियल से वैसा ही काम करने वाली मशीन बना लें। तो उस प्रकार से हमने क्या किया, पहले हमारा जो फैन है, सिलाई मशीन है, ये हम सभी क्या करते थे, दूसरे देश से इंपोर्ट करते थे। उसके बाद हमने अपने रॉ मटेरियल से जैसा तैसा काम करने वाली वो वस्तु क्या कर ली, हमने अपने ही देश में प्रोवाइड करा ली। उनकी हो सकता है उन्होंने किसी और की बनाई, हमारे देश में जो रॉ मटेरियल था हमने उसकी बना ली। वो प्लास्टिक की बनाते हैं तो हमने लोहे की बना ली, पर काम तो सेम करिए, हमारा काम चल गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया। फिर एक है हमारे कि लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, कि जो स्टैंडर्ड है गुड्स का, उसका लेवल भी हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि किस लेवल की हमने वस्तु बनाई है। क्योंकि जब दूसरे देशों में हम वस्तु भेजते हैं तो उसमें एक तो हमारी क्वालिटी और दूसरा कॉस्ट, कि हमें वो टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे हमारी कॉस्ट क्या आ सके, कम से कम आ सके। क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में हमारी गुड्स जाती है तो वही गुड्स वहां पर बिक पाती हैं जिनकी एक कॉस्ट कम होगी, दूसरी उनका हम कह सकते हैं साज सज्जा जो है ऊपरी दिखावट भी और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो टिकाऊपन भी उनमें ज्यादा होगा, कहने का मतलब उनकी क्वालिटी बढ़िया होगी, तभी हम गुड्स को क्या कर पाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में उनको जगह मिल पाएगी। तो इस प्रकार से हमें इसका भी ख्याल रखना है दूसरे देश में भेजने से पहले। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।